उसमें पेयर करने के लिए आता था कैसे? अच्छा कोई बात नहीं। और इसमें यह भी था कि जो अफगान नोबिलिटी थी वो लगभग सभी जगह मुगलों के द्वारा ओवरथ्रोन कर दी गई। तो जो अफगान नोबिलिटी का पावर एब्सोल्युटली ख़त्म हो गया, तो उन लोगों का भी एक रहेगा। इसके अलावा इस पीरियड में अकबर ने जागीर के प्रशासन को दुरुस्त करने का लगातार प्रयास किया, और अधम खान की भी जो मृत्यु है वो बेसिकली जागीर एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने का भी एक परिणाम है, क्योंकि जागीरों में वसूले गए कर का मिस एप्रोप्रिएशन लगभग सभी लोग कर रहे थे। अकबर ने वसूले गए टैक्स और जमा किए गए टैक्स सभी का हिसाब किताब लगवाना शुरू किया। तो जिन लोगों को मिस एप्रोप्रिएट करने की आदत लगी हुई थी, स्वाभाविक है कि वो सारे के सारे अकबर के इस स्ट्रिक्टनेस से नाराज हो गए, है ना। उनको लगा कि हम जागीरदार रह के ही क्या करेंगे जब हमारा इतना सारा इंडिपेंडेंस भी गया, पैसा भी गया, मौज मारना भी चला जाएगा। इस कारण बहुत सारे लोगों ने मासूम खान काबुली, रोशन बेग, मिर्ज़ा सरफुद्दीन, अरब बहादुर, ये सब मेन लीडर्स ऑफ द रिबेल्स थे, है ना। इन सारे लोगों को लगा कि अब हम लोग का क्या बचेगा। मुजफ्फर खान और राय पुरुषोत्तम को इनके खिलाफ भेजा गया टू क्रश द रिबेल्स। इसके अलावा अब एक आस्पेक्ट यह है कि अकबर ने जब जजिया हटाया, और इसके पहले अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स तीर्थ यात्रा कर हटाया, जजिया हटा दिया। जजिया हटाना रियल से ज़्यादा इसका प्रोपेगेंडा इफेक्ट हुआ, क्योंकि बहुत सारे कदम ऐसे होते हैं जो वास्तविकता में प्रभाव डाले न डाले और प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में बहुत प्रभावशाली होते हैं। तो जो भारत की जनता मुस्लिम शासन कहकर त्रस्त थी, और फिर बहुत पहले ज़माने से जजिया लगातार दे रही थी। जजिया कर वसूलना मुल्ला मौलवियों के लिए बहुत ही प्रसन्न करने वाला मामला होता था। ऑलमोस्ट यही एक मौका था जब मुस्लिम मुल्ला मौलवियों को देहात में जाकर रूलिंग एलिट होने का एहसास होता था। आप गांव में जाकर जजिया सुनते हैं, जाकर कहीं बैठ गए और जजिया देने वाले को बुला रहे हैं दम बैठ के वहाँ पर, कर देना हमेशा मुश्किल रहा है। लोग आपके सामने हाथ पैर जोड़े कि नहीं हुजूर नहीं है, नहीं हुजूर कर देंगे नहीं, और आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आनंद आ रहा है कि अच्छा बता रहे कि तू कौन है और हम कौन है। तो जजिया वसूलना मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए एक आनंददायक मौका हुआ करता था। अकबर ने जजिया को हटाकर उस तबके से वह आनंद की अनुभूति छीन ली। स्वाभाविक है कि वो तबका बहुत ही नाराज हुआ। इस पीरियड में अकबर बहुत सारे माइंड ब्लोइंग कॉन्शियसनेस लेवल से गुजरता है। वह इबादत खाना खोलता है ना। इसके अलावा मजहर की घोषणा करता है, और दीन इलाही या तौहीद इलाही तो अभी करेगा, लेकिन इन सारे मजहर की घोषणा ने मुल्ला मौलवियों को और भी नाराज कर दिया। अकबर का कहना था कि कोई भी डिस्प्यूटेड मामला होगा तो मान लीजिए आज आपके इम्तिहान में 4 ऑप्शन आता है, उसी तरह से अकबर ने कहा कि मान लो 4 मुल्ला मौलवी किसी मुद्दे पर आप डिसएग्री कर रहे हो, तो अपने मारपीट करने के बदले मेरे पास लाओ,
और अकबर का इतने कहना था कि उसी 4 में से कोई एक हम कह देंगे, उसको फाइनल करो, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुल्ला मौलवियों ने कहा कि पैगंबर बनना चाहता है ना। और बहुत सारी चीज़ों का अफवाह उड़ाया गया इसके खिलाफ, और कहा जाता है कि इसके लिए उन लोगों ने अकबर का जो सौतेला भाई था, काबुल का गवर्नर मिर्ज़ा हकीम, उसको तैयार किया और कहा कि तुम को हम लोग बादशाह घोषित करते हैं, और बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, लाहौर या इन सारे इलाकों के जो बड़े बड़े जागीरदार हैं वो एक साथ अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। जौनपुर के काजी को तैयार किया गया, मुल्ला याजदी नाम था उसका, है ना, मुल्ला याजदी। उसने जौनपुर के मस्जिद से फतवा जारी किया कि अकबर के खिलाफ विद्रोह करना धार्मिक रूप से जायज़ है। अकबर धर्म के रास्ते से विमुख हो रहा है ना। तो अकबर को इस्लाम विरोधी एक तरह से इन लोगों ने घोषित करने का प्रयास किया। मुल्ला याजदी ने घोषणा किया और विद्रोह हुआ। लेकिन उस विद्रोह का केवल यही कारण नहीं था, जैसा हमने कहा कि अकबर के द्वारा अपने को एसर्ट करना, इकोनॉमिक फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करना, लोगों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। तो सभी नाराज़गी जो है एक्यूमुलेट करके यहाँ आ गई और सभी लोगों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो 1581 अकबर के जीवन का निश्चित रूप से सबसे सीरियस टाइम रहा। चारों तरफ विद्रोह हुआ। फिर अकबर ने पूर्वी भारत का तो विद्रोह दबाया ही, राय पुरुषोत्तम और मुजफ्फर खान के माध्यम से। उसने नॉर्थ वेस्ट में भी मिर्ज़ा अजीज़ कोका, शहबाज खान, इस सब को भेजा, फिर टोडरमल को भी भेजा, और पीछे से अकबर स्वयं भी गया। मिर्ज़ा अजीज़ कोका ने काबुल से निकलकर मिर्ज़ा हकीम ने काबुल से निकलकर लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। तो मिर्ज़ा हकीम को उम्मीद थी कि जितने लोगों ने आश्वासन दिया सब आके हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अकबर राजधानी से निकला और पूर्वी भारत के विद्रोह का दमन हुआ और अकबर स्वयं काबुल की तरफ चला, और कोई भी आदमी, बड़ा आदमी मिर्ज़ा हकीम के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो अकबर के बढ़ने की खबर सुनते ही लाहौर से भाग खड़ा हुआ खुद मिर्ज़ा हकीम, है ना। इसके बाद अकबर आगे बढ़ा, काबुल गया, काबुल पर कब्जा किया, और उसकी बहन थी बख्तुनिसा बेगम। बख्तुनिसा बेगम, अकबर ने बख्तुनिसा बेगम को काबुल का गवर्नर बनाया। ये पहली महिला है, द फर्स्ट women in the Mughal period to be governor of any province, है ना। तो बख्तुनिसा बेगम को याद रखिएगा। अकबर ने उसे गवर्नर बनाया और फिर अकबर उधर से चला आया। इसके बाद मिर्ज़ा हकीम दोबारा लौटा और बख्तुनिसा बेगम के नाम पर शासन किया। हालांकि 4 साल के बाद ही मिर्ज़ा हकीम बेचारा मर गया। उसके बाद मिर्ज़ा हकीम के मरने के बाद राजा मान सिंह को काबुल का गवर्नर बनाया गया। मान सिंह कुछ दिनों के लिए बिहार के भी गवर्नर रहे हैं। और इसी तरह का जब इधर विद्रोह हो रहा था, उसी समय गुजरात में भी कुछ विद्रोह हुआ, और बिहार, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट के रीजन में भी थोड़ा बहुत ट्रबल हुआ। मुजफ्फर शाह तृतीय जो था वो कैप्टिव था, वो भाग निकला और उसने विद्रोह को रीऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया। लेकिन इत्माद खान जो गवर्नर था गुजरात का, ही वॉज डिप्यूटेड अगेंस्ट
मुजफ्फर शाह, फिर निजामुद्दीन अहमद, दोनों ने मिलकर गुजरात पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया। अहमदाबाद, नांदौर वगैरह सब पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। 1591-92 तक पूरे रीजन पर फिर से व्यवस्था कायम कर ली गई। अब आते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। पहले रोशनिया संप्रदाय था इस एरिया में। रोशनिया संप्रदाय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में था। रोशनिया संप्रदाय की स्थापना एक सैनिक पीर रोशनाई ने किया था। पीर, तो इस सब में गुरु को पीर ही कहा जाता है। ही हैड ए लार्ज फॉलोइंग, उसके बहुत सारे शिष्य थे। उसकी मृत्यु के बाद जलाला, उसका बेटा था रोशनिया का, जलाला ने इस सब पीर रोशनाई, जलाला इस संप्रदाय का हेड बना। इन लोगों ने मुगलों के खिलाफ रिबेल कर दिया और काबुल और नॉर्थ इंडिया के बीच के रास्ते को काट दिया। दे कट द लिंक रोड बिटवीन काबुल एंड हिंदुस्तान। अकबर ने जैन खान को इनके खिलाफ भेजा एक बहुत बड़े फोर्स के साथ। सैयद खान गख्खर और राजा बीरबल को भी यहाँ भेजा गया, है ना, अलग अलग सेना के साथ। इस ऑपरेशन में सबसे दुखदायी बात यही हुई कि राजा बीरबल अपने 8000 सैनिकों के साथ लगभग कत्ल कर दिए, है ना। बेचारा बीरबल कथा कहानी सुनाते थे और उसको अकबर ने भेज दिया। हालांकि बीरबल राजा थे, 2000 वंशधार भी थे। उनके डेथ से अकबर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि बीरबल अकबर की कहानी इतनी पॉपुलर है। ही वॉज शॉक्ड बाय द डेथ ऑफ बीरबल। फिर अकबर ने राजा टोडरमल को इनके खिलाफ भेजा। टोडरमल भी फाइनेंस मिनिस्टर ही थे, लेकिन फोर्स के साथ भेजे गए। राजा मान सिंह को भी काबुल की तरफ से इधर आने के लिए कहा गया। तो राजा टोडरमल और मान सिंह की संयुक्त सेना ने रोशनाइयों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया और इस तरह से इस विद्रोह को दबा दिया गया। इधर रहते समय ही अकबर की नज़र कश्मीर पर टिक गई, है ना। कश्मीर का शासक उस जमाने में यूसुफ खान था। ऐसे यूसुफ खान शुरू से मुगलों को नजराना दे रहा था, लेकिन बीच में यूसुफ खान ने नजराना देना बंद कर दिया। तो कश्मीर और बंगाल के लोग रिबेलियस इन नेचर होते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो स्थिति है उसके कारण उनके यहाँ पहुँचना नॉर्थ इंडिया से बड़ा मुश्किल होता है ना। इसलिए थोड़ा ये लोग रिबेलियस इन नेचर हमेशा रहे हैं। राजा भगवान दास और कुली मुहर्रम को यूसुफ खान के खिलाफ भेजा गया। यूसुफ खान पराजित हुआ और उसने तुरंत मुगलों की अधीनता मान ली। लेकिन अकबर को इस संधि से प्रसन्नता नहीं थी। उसका सीधा विचार था कि कश्मीर शुड बी ब्रॉट अंडर मुगल कंट्रोल। तो अकबर ने फिर से कश्मीर को एनेक्स किया
और यूसुफ खान और उसके बेटा को कश्मीरी फोर्स में एडजस्ट किया गया, फिर उनको अलग जगह जागीर दी गई। इस तरह से इस पीरियड में अकबर आगरा दिल्ली का पहला राजा है जिसने कश्मीर पर शासन किया आफ्टर सो कॉल्ड अशोक। अशोक के बाद इस नॉर्थ इंडिया का अकबर पहला शासक है नॉर्थ इंडिया का। कनिष्क का भी वहाँ कब्जा था, लेकिन कनिष्क नॉर्थ इंडिया का शासक नहीं था। तो इधर से पहली बार कश्मीर वॉज ब्रॉट अंडर द नॉर्थ इंडियन रूलर। इसीलिए कश्मीर के लोग बराबर कहते हैं कि हम हमेशा से आपके साथ नहीं रहे, है ना। तो जो भी हो, तो 1586 कश्मीर वॉज ब्रॉट अंडर मुगल कंट्रोल, है ना। इसी समय सिंध के थट्टा पर भी मुगलों ने कंट्रोल किया। थट्टा उस ज़माने में स्वतंत्र राज्य की तरह था। अकबर ने खाने खाना को उनके खिलाफ भेजा और मुल्तान के गवर्नर को भी खाने खाना को असिस्ट करने के लिए कहा गया। और 1590 में सिंध और बलूची दोनों को फिर से सप्रेस कर दिया गया और उसे थट्टा को मुल्तान के गवर्नर के अधीन सरकार का दर्जा दिया गया, है ना। तो मुगलों में सूबा के नीचे सरकार होता था। सूबा प्रांत को बोलते थे और प्रांत के नीचे का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न सरकार कहलाता था। इस तरह से पूरा ये इलाका लगभग 1595 तक द होल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर वॉज ब्रॉट अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द मुगल। ठीक है। अब चलिए जो अकबर का अंतिम अभियान है दक्कन और साउथ की ओर। इधर से जब अकबर को सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो अकबर ने दक्षिण की तरफ दक्कन की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू किया। दक्कन में उस समय अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ये प्रमुख राज्य थे। अकबर मालवा जीत चुका था, अकबर गुजरात जीत चुका था। तो स्वाभाविक रूप से अकबर की सीमा दक्षिण को छू रही थी। तो 1591 में अकबर ने 4 दूत भेजे अहमदनगर, बीजापुर, खानदेश, गोलकुंडा, है ना। तो अलग अलग दूत अलग अलग जगहों पर गए। फैजी, अबुल फजल का भाई था फैजी। फैजी को भेजा गया असीरगढ़ और बुरहानपुर यानी खानदेश। ख्वाजा अमीनुद्दीन को भेजा गया अहमदनगर। मीर मोहम्मद अमीन मसदी को भेजा गया बीजापुर और मिर्ज़ा मसूद को भेजा गया गोलकुंडा। सभी जगह से दूत लौट कर आए। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ने विनम्रतापूर्वक अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। थोड़ा बहुत खानदेश के शासक ने, राजा अली खान ने अधीनता मानने की तरफ रुख दिखलाया। तो अकबर ने जो डिप्लोमेसी करना था पहला राउंड वो किया। तो जब नहीं बात मानिएगा तो अकबर है, तो मिलिटरी एक्शन लिया जाएगा। अब्दुल रहीम खाने खाना और मुराद को, जो अकबर का बेटा था, उसे 1593 में अहमदनगर के खिलाफ भेजा गया, है ना। उस समय चांद बीबी जो मुजफ्फरनगर के अहमदनगर के राजा की बुआ थी, वहाँ स्थिति कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद वहाँ पर जो स्थिति बनी उसमें
अब्दुल रहीम खाने खाना और मुराद में ज़्यादा पटा नहीं, तो अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को वापस बुला लिया। लेकिन चांद बीबी ने दक्षिण के सभी राज्यों से, बीजापुर से, फिर गोलकुंडा से सहायता मांगी। बीजापुर और गोलकुंडा किसी ने भी अहमदनगर की सहायता नहीं की। चांद बीबी ने बहुत ही दिलेरी के साथ मुग़ल आर्मी का सामना किया, लेकिन दोनों साइड से बहुत लॉस हुआ। लेकिन उसके बाद चांद बीबी को मुग़लों से समझौता करना पड़ा, है ना। इस ट्रीटी के अनुसार चांद बीबी को बेरार मुग़लों को देना पड़ा, है ना। तो सब एरिया वाज सेडेड टू द मुगल्स, लेकिन चांद बीबी बहुत दिलेर महिला थी। समझौते के बाद अपने को रीऑर्गेनाइज किया और फिर बेरार पर हमला कर दिया। उसको लगा कि जो दिए वो गलती हो गया, उसको लेने के लिए इस पीरियड में निज़ाम शाही और कुतुब शाही और आदिल शाही तीनों ने चांद बीबी का हल्का फुल्का सहायता किया, है ना। इस बार लगा लोगों को कि अगर ये गई तो हम लोग भी जाएंगे। लेकिन और इस युद्ध में मुग़लों को बहुत हेवी लॉस हुआ, लेकिन मुग़ल थे, वह अपना किला बचाने में सफल रहे। रीइंफोर्समेंट फिर यहाँ से भेजा गया, अकबर भी इधर से गया। इसी समय अकबर का बेटा जो मुराद था 1598 में मर गया, है ना। अकबर के जीवन में इस समय दिक्कत रहा, इसीलिए जहांगीर इतना नालायक टाइप का हो गया, क्योंकि वही बेटा बचा। आगे चलकर उत्तराधिकार का संकट हो जाता इसलिए। और प्रिंस डैनियल को खाने खाना के साथ फिर से भेजा गया। अकबर भी वहाँ गया, और अकबर जब पहुँचा तो मामला थोड़ा बदला। अहमदनगर पर कब्जा कर लिया गया, अहमदनगर वॉज कैप्चर्ड। इसके बाद असीरगढ़ पर भी कब्जा कर लिया गया 1600 में, 1601 हो गया आते आते। इसके बाद जब अकबर पहुंच गया तो और लोगों ने भी, बीजापुर ने भी मुग़लों के प्रति लगभग सरेंडर कर दिया, और बीजापुर के सुल्तान ने अकबर के बेटा मुराद से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, है ना। तो इस तरह से इस पीरियड में असीरगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर और बेरार ये सब मुग़लों के अधीन आया। और असीरगढ़ के किला का जो जीत है, ये जीत अकबर के जीवन का अंतिम जीत है ना, क्योंकि तब तक इस मैप में सब साफ नजर नहीं आता। तब तक नालायक बेटा जहांगीर ने रिवेल कर दिया, इसलिए अकबर को दक्षिण से वापस लौटना पड़ा। बेटा से थोड़ा बहुत समझौता होगा, लेकिन तो नालायक बेटा को समझाना ज़रा मुश्किलें होता है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल रूप से अकबर ने भारत के नॉर्थ इंडिया में और यहाँ से लेकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक एक मजबूत राज्य की स्थापना की। इसमें हम लोग अलग से राजपूतों को पढ़ेंगे, राजपूत पॉलिसी अकबर की वो अलग है। लेकिन इन सारे विजयों के कारण अकबर पॉलिटिकली मुग़ल साम्राज्य को वो आधार देने में सफल रहा जो इसको 1707 तक ले जाएगा, है ना। तो यही अकबर की सबसे बड़ी सफलता पॉलिटिकल रूप से है।